दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम भूगोल ज्योग्राफिक सब्जेक्ट को शुरू करेंगे और उसी की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों को जो अध्ययन करेंगे सौर मंडल के बारे में बताने वाला हूं। और मैं इसको पूरे कोई भी पॉइंट ना छूटे इसलिए थोड़ा लिख के रखा हूं ताकि आपको सारी जानकारियाँ सीक्वेंस में या सिस्टमेटिक ढंग से मिल पाए। तो मेरे चैनल को आप बड़े ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ रहिए ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो विषय है सौर मंडल, जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मनुष्य ने अपने जीवन में जो उन्नति किए हैं या जिस तरह के विकास किए हैं, आज प्रत्येक चीज़ों का एक विधि बना लिया है, एक सिस्टम बना लिया है, एक सिद्धांत बना लिया है और उस विधि के अनुसार से चलने के कारण से उसका जीवन सरल होता जा रहा है और इस पृथ्वी में रह रहा है। और जिस एनवायरनमेंट में या जिस सौर मंडल का ये भाग है मनुष्य, उसके बारे में जानकारी अच्छा से होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप केवल किसी परीक्षा को पास करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन मत कीजिए, बल्कि इसको इस तरह से समझ जाइए कि जीवन भर आपको ये चीज़ें जो है, क्योंकि आप जब तक धरती पे हैं इसकी ज़रूरत आपको महसूस होगी। मैं एक छोटी सी घटना भी बताना चाहता हूँ कि मैं गांव देहात में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ और हमारे इधर बारिश के पहले खेतों में एक छोटी सी बुलबुल होती है, काली कलर की एक चिड़िया होती है, जो बारिश के पहले वो जान जाती है कि इस वर्ष बारिश का मौसम या बारिश किस दिशा से ज़्यादा होगा। तो क्या करती है कि मेड़ के अपोजिट दिशा, जिस दिशा से पानी गिरने वाला है उसके अपोजिट दिशा में क्या करती है, वो अपना घोंसला ज़मीन में बनाती है या मेड़ में बनाती है। तो इस तरह से हमें मनुष्य होने के नाते जिस एनवायरनमेंट में या जिस सौरमंडल में रह रहे हैं या जिसके भाग हैं हम, उसके बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए और वो समझ के साथ होना चाहिए। हम रटें ना केवल, बल्कि इसकी जानकारी को इस तरह से समझ लें ताकि कभी भी हम कहीं भी ज़रूरत पड़े तो उसका अनुमान लगा सकें और उस तरह से अपने जीवन को भी सरल कर सकें, साथ साथ परीक्षाओं को भी हम पास कर सकें। तो आज हम जिस एनवायरनमेंट या जिस माहौल में रहते हैं, जिस सौरमंडल के हम भाग हैं या जिससे हमको लाभ मिलता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो आज जो विषय है भूगोल का, ये पहला मेरा चैनल है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और उसका सिस्टम ये है कि जो विषय है वो है सौर मंडल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा लिख के रखा हूँ और मैं बोलते जाऊँगा और आप इस मेरे वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी, ताकि कभी भी आपको जब ज़रूरत पड़े तो वो आपको याद आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सौर मंडल का जो केंद्र बिंदु है या इस सौर मंडल का जो केंद्र या मुखिया है, या कहें कि हम उसका पूरा आधार है जो चल रहा है, उसका मुख्य केंद्र है वो है सूर्य। और सूर्य जो है स्थिर है, और सूर्य स्थिर है और बाकी जो ग्रह हैं ये सब उसके चक्कर काट रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह जो हैं क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर काट रहे हैं या उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। खगोलीय भाषा में हम कहें तो इसको क्या कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य के बारे में हम पहले जितना अधिक जानकारी मैं इकट्ठा कर सका हूं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो सूर्य जो है हमारा सौर मंडल का केंद्र बिंदु है और सूर्य एक तारा है। और तारा उसे कहते हैं जो इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसको कहते हैं तारा। उपग्रह में, ग्रह में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये किसी से प्रकाश अपना अवशोषित करके चमकीला दिखते हैं, लेकिन तारा का स्वयं का जो प्रकाश होता है, प्रश्न भी आता है कि तारा किसे कहते हैं, तो उसका डेफिनेशन यही है कि जिसका स्वयं का प्रकाश होता है वो तारा कहलाता है। तो हमारा जो तारा है वो कौन सा है, सूर्य है।
और सूर्य की जो तारा है या वो जो उसकी चमकीलापन है वो क्यों है, उसकी जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो सूर्य की जो चमकीलापन है वो इसलिए है क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन होता रहता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है या विस्फोट होता रहता है, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे मिश्रण होते रहता है। तो यहां पर मिश्रण होने की वजह से एक विस्फोट होता है या एक ज्वाला बनता है, जिसके वजह से सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। और यहां पर जो नाभिकीय जो वह है संलयन होता है, वहां पर जो गैसों की मात्रा है, हम बताना चाहता हूं कि यहां पर हाइड्रोजन जो है पाया जाता है वो 71% है और हीलियम वहां पर 26.5% है। 71% हाइड्रोजन है और 26.5% जो है वहां पर हीलियम है। और ये दोनों गैसों का वहां पर संलयन होते रहता है, जिससे बड़ा बड़ा विस्फोट होते रहता है और इसके वजह से उजाला हमें प्राप्त होता है। वहां अन्य गैस जो पाए जाते हैं वो है 2.5% जो है अन्य ग्रह गैस भी वहां पाए जाते हैं। तो इस तरह से वहां पर संलयन की वजह से सूर्य में ऊर्जा हमेशा चलते रहता है और इसको एक तारा कहते हैं। और ये संलयन का कार्य जो है लगातार कई सालों से, हजारों सालों से चल रहा है और वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इसकी जो आयु है, सूर्य की जो आयु है 5 मिलियन है, 5 मिलियन वर्ष है। और 5 मिलियन वर्ष के पश्चात हो सकता है कि सूर्य की जो आयु है वो खत्म हो जाए या वो समाप्त हो जाए। तो इस तरह की आयु की एक गणना किए हैं। अब हम इस बात को भी जानकारी लेंगे कि सूर्य के जो भाग है या कहाँ पर किस तरह का टेम्परेचर है, क्योंकि वो गर्म स्थान है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसका हम टेम्परेचर जानकारी लेंगे। तो सूर्य की जो 3 जगह में है टेम्परेचर अलग अलग होता है। 3 जगह में सूर्य का तापमान अलग अलग होता है। जैसे केंद्र में है, केंद्र में होता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड, 15 मिलियन सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसका जो 3 भाग होते हैं, इसके केंद्र में होता है और एक होता है सतह भाग, जो बाहरी भाग है वो सतह बोलते हैं। उसके बाहरी भाग में उसका जो टेम्परेचर होता है ये होता है 6000 सेंटीग्रेड। और यहाँ बीच में कलंक कहते हैं, ये छोटा जो जगह है ये कलंक कहते हैं, इसमें होता है 1500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इस तरह सूर्य का टेम्परेचर 3 तरह का है। एक है 15 मिलियन सेंटीग्रेड और दूसरा है कि सतह का जो है वह है 6000 सेंटीग्रेड और कलंक में होता है 1500 सेंटीग्रेड। ये जो है सूर्य का टेम्परेचर है। और ये जो बाहरी भाग आप सूर्य का देख रहे हैं ये कहलाता है इसका प्रकाश मंडल। ये जो चमकीला भाग आप देख रहे हैं ये इसका प्रकाश मंडल कहलाता है। अब हम आते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाता है कि हम पृथ्वी में रहते हैं। जब हम पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी में इसकी जो सूर्य की किरण कब कितने टाइम में पहुंचती है, 8.20 सेकंड में हमको क्या करता है, सूर्य की किरण वहां से मिल जाता है। अब हम सोचते हैं कि सूर्य का उदय हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, सूर्य का उदय नहीं होता है, सूर्य अपने जगह स्थिर है। पृथ्वी का जो गति है उसके हिसाब से पृथ्वी का कुछ भाग जब उसके सामने आता है, जो भाग सामने आता है वहाँ दिन होता है, और जब वो भाग वहाँ से हट जाता है उसका दूसरा भाग सामने आता है सूर्य के, तो वहाँ फिर दिन होता है। तो इस तरह पृथ्वी में दिन और रात होते रहते हैं। और दिन और रात होने के एक कारण जब हम पृथ्वी को पढ़ेंगे तब उसके पृथ्वी के बारे में बताऊंगा, तो मैं उसमें आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर ये जो सूर्य का बाहरी भाग है वो कहलाता है प्रकाश मंडल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी का कुछ भाग में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, ये मैं बनाया हूँ कि ये सूर्य है और सूर्य की रोशनी पड़ रही है पृथ्वी के ध्रुवीय प्रदेश में। अब ध्रुवीय प्रदेश में जब इसकी लाइट पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है।
यहाँ किनारे में पड़ रहे, ध्रुवीय प्रदेश में पड़ा जा रहा है, उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में। तो जब सूर्य की प्रकाश उत्तरी ध्रुव में पड़ता है तो उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस, उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस। और दूसरा है कि जब पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पड़ता है तो उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव में कौन सा देश है हमारे पृथ्वी के, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, और उस एरिया में होने के कारण से इसका नाम भी उसी नाम से रख दिया गया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सूर्य की जो दूरी है, अभी दूरी के बारे में बात कर रहे थे कि दूरी है वो क्या है, पृथ्वी क्या कर रही है, ये पृथ्वी है इसका चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी इसकी चक्कर लगा रही है तो इसके जो दूरियां हैं उसको भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सूर्य चंद्रमा जो है, सॉरी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और जब कर रही है तो इसका अलग अलग दूरियां में वो स्थित होती है। ऐसे सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो है 14,97,95,900 किलोमीटर, 14,97,95,900 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी मेन दूरी है, लेकिन ये परिक्रमा करने के कारण इसकी दूरियां क्या हो जाती हैं, एक औसत दूरी में आ जाती है। ठीक है, और यहां पर जो एक बार जो बहुत दूर चली जाती है उस दूरी को कहते हैं उपसौर, और वो अधिकतम दूरी इसकी कितनी होती है उस समय 15 करोड़ 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ 15.21 किलोमीटर होती है, और यहाँ पर होती है उपसौर में 14.75 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और इस टाइम को कहते हैं, यहां जब होती है तो ये समय कब आता है, 3 जनवरी को आता है, और उपसौर का जो समय आता है वो है 4 जुलाई का। इसका नाम अपसौर और उपसौर क्यों पड़ा, इसको कैसे याद करेंगे। ये क्या होता है कि सबसे जब ज्यादा दूरी में होता है उसको कहते हैं अपसौर, अप ऊपर, और उपसौर जो है, उपसौर क्या होता है, सबसे उप मतलब छोटा या निम्न दूरी, तो ये क्या कहलाता है, उपसौर कहलाता है। और ये है 3 जनवरी को होता है, और उपसौर होता है 4 जुलाई को। और पृथ्वी इस तरह से घूमती है और इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, और दूरियां बढ़ती हैं और घटती हैं। मैं अभी आपको उसको बता चुका हूं। मैं आपको और सूर्य के बारे में बताना चाहता हूं कि सूर्य का ये जो है बाहरी जो चमकीला भाग है, ये जो चमकीला भाग है इसको कहते हैं कोरोना, क्योंकि ये चमकीला भाग है इसको एक कोरोना भाग कहते हैं। ये जो भाग है इसको पूरा को कहते हैं, मैं यहाँ पर बना के दिया हूँ, इसको कोरोना कहते हैं, और इसको डायमंड रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको किरीट भी कहते हैं, किरीट भी कहते हैं, कोरोना भी कहते हैं, और डायमंड रिंग भी, जो बीच वाला भाग है उसको डायमंड रिंग भी कहते हैं। अब हम अभी एक बात और पढ़ेंगे कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, ये 3 चित्र में बनाया है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि यहां पर इसकी जो छाया है हमको पृथ्वी में नहीं मिल पाती है। ये चंद्रमा की पूरा छाया इसको क्या करती है, ढांक लेती है, लेकिन पूरा नहीं ढांक पाती, थोड़ा सा जो भाग बच जाता है, जितना भाग बचा रहता है उसी को कहते हैं क्या, कोरोना कहते हैं। और ये वाला जो भाग जो दिखता है उसको कहते हैं किरीट या डायमंड रिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण हो गया, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उस दिन पृथ्वी का जो प्रतिबिंब चंद्रमा पे पड़ता है, या चंद्रमा की जो सूर्य की जो रोशनी है उसको पृथ्वी रोक लेता है, तो चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, उसको कहते हैं चंद्रग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है,
और इस तरह की घटना है। और एक चीज़ और है कि ये जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होती है वो केवल 8 मिनट के लिए होती है, क्योंकि 8 मिनट में इनकी जो गति के अनुसार से वो अपने स्थान से हट जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा वो केवल 8 मिनट का होगा। ठीक है। अब एक बात और बताना चाहता हूं सूर्य के बारे में कि सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसमें से जितने ग्रह हैं वो सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहे हैं। केवल शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सौर मंडल में जो इनका टेम्परेचर के हिसाब से हम देखेंगे इनकी गतियां भी निर्धारित होती हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि सूर्य की जो विशेषता है उन सब जानकारियों को अपन ले रहे थे। अब ये आता है कि बाकी ग्रह के बारे में भी हम जानें। तो सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है बुध। और इस बुध ग्रह, ये जो बुध ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में, और ये सबसे छोटा ग्रह है। और इस ग्रह में तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। रात में ज़्यादा ठंडा हो जाता है और दिन में ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसमें करीब 150 से 450 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। तो बुध ग्रह जो है 88 दिन में क्या करता है, या 88 दिन में इसकी एक परिक्रमा करता है और इसमें तापांतर बहुत पाया जाता है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी से नजदीक है, पृथ्वी के नजदीक है। और इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और इसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को चमकीला तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह में 98% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। अब हम आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और ये अपने धुरी पर 23.5 अंश झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 अंश क्या है? पृथ्वी अपने ध्रुव पर ऐसी झुका हुआ है। और मौसम बनने का मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण और झुकाव। ये झुकाव और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही मौसम बनते हैं। तो पृथ्वी जो है 23.5 अंश क्या हुआ है? झुका हुआ है। और ये सूर्य की परिक्रमा करता है कितना? ये सूर्य की परिक्रमा करता है 365 दिन में। 365/6 दिन, 6 घंटे में करता है। 365 दिन और 6 घंटे में करता है। और इसकी गति है, एक चक्कर जो है 24 घंटे में एक चक्कर ये लगाता है। तो इस तरह हम सूर्य की परिक्रमा जो है पृथ्वी कर रहा है। और आपको बता दूं कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पानी की अधिक 71% लगभग पानी पाया जाता है। तो इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का केवल उपग्रह है जिसको चंद्रमा के नाम से हम जानते हैं। अगला ग्रह है हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अभी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उस पर बहुत खोजबीन कर रहे हैं, वहाँ अपना सैटेलाइट वगैरह डाले हैं, वहाँ पर अपना कुछ मशीनों को भेज रहे हैं ताकि उसकी जांच कर सकें। तो मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहा जाता है। और ये अपने ध्रुव पर कितना झुका हुआ है? 25.5 अंश झुका हुआ है। और इसमें भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब मैं आपको बता रहा था कि किसी भी ग्रह में मौसम बनने का या सीजन बनने का 2 ही कारण है। वो ये है कि उसमें झुकाव होना चाहिए,
और दूसरा उसमें गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें पृथ्वी जैसे इसमें चीज़ें पाई जाती हैं मंगल ग्रह में, इसलिए इसमें जीवन की संभावनाओं की अपेक्षा किया जा रहा है या खोज किया जा रहा है। तो अब ये 4 ग्रह जो हैं, ये 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आंतरिक ग्रह क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से या पृथ्वी के आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये चारों ग्रह जो हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं या पृथ्वीय ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी से लगे हुए ग्रह या पृथ्वीय ग्रह कहलाते हैं। अब एक भाग आता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह हैं, एक भाग है जैसे कि पृथ्वी के एक उपग्रह चंद्रमा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि फोबोस और डिमोस। ठीक है। अब एक बात आता है, ये तो पृथ्वी के आंतरिक ग्रह हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक ग्रह के साथ साथ पृथ्वी ग्रह भी कहला रहे हैं चारों ग्रह। तो यहां पर ये भाग है जिसको क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड का एरिया कहलाते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो ये पाया जाता है उसको क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह का एक पट्टी कहा जाता है इसको, क्षुद्र ग्रह का एक पट्टी। और हुआ ये क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉयड, या मैं कहूँ कि यहाँ बड़े बड़े हजारों या सैकड़ों किलोमीटर के बड़े बड़े एस्टेरॉयड क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, और उनका एक समूह बन गया है। और ये समूह जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में बना हुआ है, और मंगल और इसके बीच में बना हुआ है। और इसी के जो टुकड़े हैं कभी कभी उड़कर या टूट कर क्या होते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं। मैं इस बात को भी आपको बता देना चाहता हूं कि इस भाग के टूटे हुए जो उल्का पिंड आते हैं उसको हम लोग क्या तारे कहते हैं, लेकिन वो तारे नहीं हैं। वो क्या हैं? वो टूटे हुए उस पत्थर, वहाँ के टुकड़े हैं, एस्टेरॉयड के टुकड़े हैं जो यहाँ तक आते हैं, लेकिन वायुमंडल में घर्षण के कारण वो जलने लगते हैं, और हम उसको सोचते हैं कि तारे टूट के गिर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। वो यहाँ के जो क्षुद्र पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, वहाँ से टूट के इधर गुरुत्वाकर्षण के कारण से इधर आते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वो जल के वायुमंडल में जलते हुए हमको दिखाई देते हैं। अब बात ये आता है कि ये बृहस्पति एक ग्रह है। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह भी कहा जाता है, और यहाँ से बृहस्पति से लेकर शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह है, इसको बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। जैसे कि इसको पृथ्वी ग्रह कहा जाता है, इसको बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। अब एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह जो हैं ठोस हैं। ये लगभग ठोस हैं। और यहां जो तीन चार है, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ये गैसीय ग्रह हैं। यहां गैस की मात्रा ज्यादा है, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये गैसीय ग्रह हैं, और ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और ये चारों ग्रह जो हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अब बात एक तो और आता है कि इन बाह्य ग्रहों में हम ये पाते हैं कि एक ग्रह और हुआ करता था जिसको कहते थे प्लेटो, जो प्लूटो कहते थे। प्लूटो को केपलर के नियम के अनुसार क्या किया गया कि 2006 में हटा दिया गया है। तो इस तरह जो प्लूटो है वो ग्रहों के समूह से बाहर चला गया है। अब बात ये आती है कि हम जब इन सब ग्रहों के बारे में जानकारी रख रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब ग्रहों का केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य है। और ये सभी जो है क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य अपने जगह स्थिर है। इस तरह आपके सामने ये 9 जितने ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन ग्रहों के बारे में मैं छोटा सा एक जानकारी आपको दिया हूं। और सूर्य इसका केंद्र बिंदु है, और बुध इसका सबसे नजदीक का ग्रह है, और
शुक्र जो है यहाँ पर क्या है कि गैसों की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा है, पृथ्वी में पानी की मात्रा ज़्यादा है, मंगल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। हम इस तरह से सारी बातों को, और बुध ग्रह में तापांतर ज़्यादा है। तो ये 4 जो ग्रह पास के ये ठोस पाए हैं या भारी अवस्था में हैं, और ये जो है एक गैसीय अवस्था में है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह या गैसीय अवस्था के ग्रह कहा जाता है। और आपको मैं इस बात को भी बता दूं कि इन ग्रहों का जो परिक्रमा करने का समय है वो बुध का 88 दिन का है और पृथ्वी का 365 दिन का है। इस तरह से आप एक छोटा सा जानकारी मैं आपको दिया हूं, और जितना अधिक हो सका है मैं कवर करने की कोशिश किया हूं। इसको आप थोड़ा बार बार सुनेंगे, देखेंगे तो आपको मेरी बातें समझ आएंगी। और ये मेरे भूगोल का पहला एक वीडियो था। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि हम जहां रहते हैं पृथ्वी में रहते हैं, उससे संबंधित एक विस्तृत जानकारी दूंगा। और उस पृथ्वी से जब हम जिस धरती पे रहते हैं या जिस ग्रह में रहते हैं उसकी सारी जानकारी हमको मिले, तो सीक्वेंस के रूप में मैं चाहूँगा कि पृथ्वी के रूप में जितने भी 2, 4, 5, 10 वीडियो जो भी बनेंगे मैं बना के उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, ताकि आप पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी कर सकें। जबकि आप यहाँ के निवासी हैं, इस धरती में रहते हैं, तो उसकी सारी जानकारी आपको हो, न केवल आप परीक्षाओं में पास करें बल्कि आपके जीवन में भी ये काम आ सके। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट करें, इसलिए बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखें और समझें और लोगों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।